नमस्ते। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आज हम बात करेंगे क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्रीय विविधता के सिद्धांत के बारे में। भूगोल मानव जगत या मानव ग्रह के रूप में भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और व्याख्या करता है। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, जो कि मानव का निवास ग्रह है। पृथ्वी तल का जो अध्ययन किया जाता है वह एक जैसा नहीं है, उसमें परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और व्याख्या की जाती है भूगोल के अंतर्गत, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, उनमें भिन्नता पाई जाती है। भूतल के एक स्थान का जो पर्यावरण है वह दूसरे स्थान के पर्यावरण से कई प्रकार से भिन्न होता है। अतः क्योंकि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह भिन्नता लिए हुए हैं, तो विभिन्न स्थानों या क्षेत्रों में सांस्कृतिक भूदृश्य में भी विभिन्नता दिखाई देती है, वह भी एक समान नहीं होता है। इसलिए मानव भूगोल के तथ्यों के विश्लेषण में क्षेत्रीय विभेदीकरण का सिद्धांत का महत्व है। पृथ्वी के तल पर विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व दोनों में ही भिन्नता दिखाई देती है, दोनों में ही विविधता पाई जाती है। तो क्षेत्रानुसार सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों में विभिन्नता दिखाई देती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक तत्वों की। प्राकृतिक तत्वों में भिन्नता की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है उच्चावच है। पृथ्वी के ऊपरी तल की बनावट अत्यधिक विषम है, इसमें समानता नहीं पाई जाती है। जैसे कि पृथ्वी के धरातल पर हम देखें तो कहीं पर ऊंचे पर्वत है, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठारी क्षेत्र है और कहीं हमें घाटियां दिखाई देती है, गहरी गहरी घाटियों की स्थिति है। पृथ्वी के किसी भी दो क्षेत्र की धरातलीय बनावट एक जैसी नहीं है। यहाँ तक कि हम किसी एक देश या एक प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी उच्चावच संबंधी विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें भारत के बारे में, भारत में भी उच्चावच संबंधी विविधता दिखाई देती है। सबसे उत्तर की ओर हिमालय पर्वत की स्थिति है, फिर हिमालय के दक्षिण में विशाल मैदान है, इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, विशाल मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पर्वतीय घाट है, और जो पर्वतीय घाट है उसके दोनों ओर या तटों की ओर तटीय मैदान है। तो इस तरह से एक ही देश में भी उच्चावच संबंधी विविधता दिखाई देती है। कहीं पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट है जल स्थल का वितरण। पृथ्वी के तल पर जल और स्थल के वितरण और उनकी स्थिति में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को महासागर घेरे हुए हैं और क्षेत्रीय आकार, गहराई तथा तलीय बनावट में भी यह असमान है, इनकी स्थिति एक जैसी नहीं है। जैसे कि प्रशांत महासागर है, वह सबसे बड़ा महासागर है, तो उसका जो क्षेत्रीय आकार है वह काफी बड़ा है। गहराई भी प्रशांत महासागर की सबसे अधिक है। तो क्षेत्रीय आकार, गहराई और तलीय बनावट में भी जो महासागरीय क्षेत्र हैं वह एक जैसे नहीं है, उनमें भी भिन्नता दिखाई देती है। कहीं पर स्थलीय क्षेत्रों में वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, कहीं पर किसी निश्चित ऋतु में या वर्षा ऋतु में ही मौसम विशेष में बहने वाली नदियां हैं। तो इस तरह से पृथ्वी तल पर जल और स्थल का वितरण भी एक समान नहीं है, इसमें भी विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक तत्व में जलवायु। जलवायु और जलवायु के तत्व जैसे कि तापमान, वायु दाब, आर्द्रता और वर्षा, इसमें भी विविधता पाई जाती है। यह भी सभी जगह एक समान नहीं है। जैसे कि भूतल के पृथ्वी पर अगर हम देखें तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है और यहाँ पर आर्द्रता भी वर्ष भर अधिक रहती है। तो इस क्षेत्र में उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जबकि ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें हम तो वहां पर तापमान बहुत कम रहता है, तो वर्ष भर यहाँ पर निम्न तापमान की स्थिति रहती है तथा यहाँ पर हिमाच्छादित टुंड्रा जलवायु पाई जाती है। तथा जो शुष्कता वाले क्षेत्र हैं वहां पर वनस्पति विहीन तथा मरुस्थलीय जलवायु की अधिकता है। जिन क्षेत्रों में शुष्कता की अधिकता है
वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक होता है, वर्षा कम प्राप्त होती है, इसलिए उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है वनस्पति। किसी प्रदेश की जो वनस्पति है उसका निर्धारण होता है जलवायु और मिट्टी के द्वारा। भूतल के विभिन्न भागों की जो जलवायु है वह एक जैसी नहीं है और ना ही मिट्टी के प्रकार एक जैसे हैं। एक क्षेत्र की मृदा दूसरे क्षेत्र की मृदा से भिन्नता लिए हुए होती है। अब क्योंकि जलवायु और मृदा में भिन्नता पाई जाती है, इसी कारण से हमें भूतल पर वनस्पति में भी भिन्नता दिखाई देती है, उसमें भी विविधता दिखाई देती है। जो उष्ण आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, जैसे कि भूमध्य रेखीय प्रदेश, जहाँ पर वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है और आर्द्रता भी अधिक रहती है, इन क्षेत्रों में ऊंचे और सघन वृक्ष उगते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर वर्षा की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं वह सघन वृक्ष होते हैं तथा इनकी ऊंचाई भी अधिक होती है। मध्यम वर्षा वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर मोटी घासें उगती है। सवाना जो क्षेत्र है वहाँ पर मोटी घासें उगती है। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है या जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, अब क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम प्राप्त होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह कंटीली झाड़ियों के रूप में होती है। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर टेगा वन मिलते हैं। तो इस तरह से भूतल पर अगर हम देखें तो वनस्पति में भी विविधता दिखाई देती है। नेक्स्ट है पशु जगत। अन्य प्राकृतिक तत्वों की तरह पशु जगत में भी विविधता दिखाई देती है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर वनों में हाथी, शेर, तेंदुआ, भालू, बंदर, हिरन, दरियाई घोड़ा, ये सारे बड़े जो पशु है वह मिलते हैं। और जो टुंड्रा वाले क्षेत्र है जहाँ पर शीतल जलवायु पाई जाती है, शीत जलवायु वाले प्रदेश है, वहां पर सील, वॉलरस, व्हेल तथा ध्रुवीय भालू, रेंडियर, ये सारे पशु मिलते हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण। मानव निवास के लिए जो उपयुक्त परिस्थिति वाले क्षेत्र है, जो अनुकूल क्षेत्र है, उन भागों में जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है, जैसे कि मैदानी क्षेत्र, नदी घाटियों वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है। जबकि जो अनुपयुक्त क्षेत्र है, जो मानव निवास के अनुकूल नहीं है, वहां पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। वो जो क्षेत्र है वह जन विहीन होते हैं, जैसे कि टुंड्रा क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, उच्च पर्वतीय क्षेत्र, दलदलीय क्षेत्र या घने जंगल। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो जमाव है वह बहुत कम होता है। यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है या फिर ये क्षेत्र जन विहीन होते हैं। सांस्कृतिक तत्वों का वितरण हम देखें, जैसे कि हमने प्राकृतिक तत्वों का वितरण देखा, भौतिक तत्वों की ही तरह सांस्कृतिक तत्वों का वितरण भी धरातल पर एक जैसा नहीं है, अत्यधिक विषमता लिए हुए है। जैसे कि किसी क्षेत्र के लोग भोजन के लिए आखेट पर निर्भर रहते हैं, शिकार पर निर्भर रहते हैं, तो किसी अन्य क्षेत्र में लोग भोजन के लिए कृषि से प्राप्त अन्न या जो भी पदार्थ है जो कृषि से प्राप्त हो रहा है उस पर निर्भर रहते हैं। भोजन के आधार पर देखें तो किसी भी क्षेत्र के लोग भोजन के लिए आखेट पर निर्भर रहते हैं, शिकार पर निर्भर रहते हैं, तो कहीं किसी क्षेत्र में लोग कृषि से प्राप्त जो भी अन्न या फल है उस पर निर्भर रहते हैं। वस्त्रों के आधार पर देखें, जलवायु के अनुसार विभिन्न प्रदेशों में लोगों का पहनावा बदल जाता है। अगर उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है जहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है, तो वहाँ पर सूती वस्त्र पहने जाते हैं। और जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर ऊनी वस्त्र, खाल निर्मित या समूरधारी वस्त्र पहने जाते हैं। मानव के घरों की बात करें तो मानव निवास के जो घर है वह भी विभिन्न प्रदेशों में भिन्नता लिए हुए होते हैं, या भिन्न भिन्न आकार या प्रकार के होते हैं और विविध प्रकार की निर्माण सामग्रियों से बनाए जाते हैं। जैसे कि जो शीत प्रदेश है जहाँ पर बर्फ अधिक गिरती है, तो वहाँ पर जो छतें होती है मकान की वह स्लोप लिए हुए होती है। वहां पर जो छतें होती है वह स्लोप लिए हुए होते, ढाल लिए हुए होती है, ढालूनुमा छतें बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन छतों पर बर्फ नहीं टिक सके। तो
मानव निवास के जो घर है वह भी विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, और जो निर्माण सामग्री उस क्षेत्र में उपलब्ध है उस निर्माण सामग्री के अनुसार वहां पर मानव निवास के घर बनाए जाते हैं। भूतल के किसी क्षेत्र में कृषि प्रधान ग्रामीण जो घर है उनकी अधिकता होती है, तो किसी अन्य क्षेत्र में उद्योग और व्यापार प्रधान नगरीय अधिवासों की प्रमुखता पाई जाती है। किसी क्षेत्र में अगर कृषि कार्य होता है तो वहां पर ग्रामीण जो अधिवास है उनकी प्रधानता होगी। किसी क्षेत्र में उद्योगों की प्रधानता है, व्यापार प्रधान नगरीय क्षेत्र है, तो वहां पर नगरीय अधिवासों की प्रमुखता पाई जाती है। क्षेत्रीय विभेदीकरण के आधार पर संपूर्ण विश्व या किसी प्रदेश में कृषि प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, भाषाई प्रदेश, सांस्कृतिक प्रदेश आदि की पहचान संभव होती है। प्रादेशिकरण से मनुष्य और पर्यावरण के संबंध की एक रूपता प्रकट होती है, लेकिन पृथ्वी के तल पर दो स्थान या क्षेत्र बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। उनमें कुछ समानताएं तो अवश्य पाई जाती है, जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रदेशों का निर्धारण होता है, लेकिन वह विविधता लिए हुए होते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने भूगोल को क्षेत्रीय विज्ञान माना था, और इन्होंने बताया कि भूगोल पृथ्वी के क्षेत्रों का अध्ययन करता है, और ये जो क्षेत्र हैं ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें भिन्नता पाई जाती है। अतः जो मानव भूगोल में जिन सांस्कृतिक भूदृश्यों का या जिन सांस्कृतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वे एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्नता लिए हुए होते हैं। क्षेत्रीय विभेदीकरण या भिन्नता का जो वास्तविक अर्थ है केवल क्षेत्रों में अंतर का होना ही नहीं है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर का होना ही नहीं है, बल्कि क्षेत्रों की विविधता भी है। एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस तरह से भिन्न है इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, इसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण का जो अध्ययन है वह मानव भूगोल में किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किस तरह से भिन्न है, किस तरह से विविधता लिए हुए हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है।